तो कुछ गम नहीं सागर, कलियों को हर एक गाम पे बिखरा के गुजर जा। आप सबकी तालियों की भरपूर गूंज में मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मिस नुसरीन हाशमी साहिबा को कि वो आए और फ्यूचर एम के हवाले से अपने खिताब। तशरीफ़ रखें, फिर मैं आगाज़ करूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम मेंबरान बार, सबसे पहले तो मैं यहाँ के सदर बार और जनरल सेक्रेटरी को एप्रिशिएट करूँगी कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यहाँ पर बार वोकेशनल कोर्स का इनकाद करवाया है और आज मुसलसल उसका 4th वीक चल रहा है और यहाँ पे आने वाला हर मुकर्रर बहुत बेहतर तरीके से अपनी नॉलेज के मुताबिक आपके साथ अपनी नॉलेज बांट रहा है। लॉ एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है। कोई अगर यहाँ पे आके ये कहे कि मैं लॉ में बहुत माहिर हूँ, लॉ मुझे अजबर है, तो वो गलत कहेगा। मेरा आज का टॉपिक है आर्ट ऑफ एडवोकेसी एंड फ्यूचर एम। यहाँ पे ये जो कोर्स का इनकाद करवाया गया है वो बेसिकली न्यू कमर्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए करवाया गया है ताकि उनको पता हो यहाँ के कोर्ट्स के डेकोरम का, कोर्ट के माहौल का, लॉज का, मैनर्स क्या हैं, किस तरीके से कोर्ट्स में अपीयर होना है, जो एप्लीकेशन, जो सूट, जो अपील फाइल की जा रही है तो उससे रेलेवेंट उसको लॉ भी पता हो ताकि वो एक अच्छा वकील उभरे और बार में अपना भरपूर हिस्सा डाले। लव्स एडवोकेसी। एडवोकेसी मीन्स किसी बात को प्रिसाइजली और कंसाइजली किसी तक पहुंचाना। एडवोकेसी इज एन आर्ट और एडवोकेसी में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं जो आर्ट ऑफ एडवोकेसी को डिफाइन करती हैं। फर्स्टली इसमें आता है नो द फैक्ट्स, सेकेंडली इसमें है नो द लॉ और थर्ड है इसमें नो द जज। नो द फैक्ट्स में अब क्या चीजें आएंगी? नो द फैक्ट्स में आती हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। जो केस आपके पास आया है, जिस केस को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस केस के मुतालिक आपको उस केस के फैक्ट्स पता होने चाहिए, चाहे वो सिविल में हो, क्रिमिनल में हो, आप और या फैमिली में हो। और ये जो फैक्ट्स हैं, जब आप कोर्ट में अपीयर होने से पहले आपके हाथ में जो फाइल है, आपको पता हो कि मैं जिस केस में पेश हो रहा हूं उस केस के फैक्ट्स आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ना कि पेपर पे लिखे हुए हों। क्योंकि अगर आप पेपर पे लिख के जाएंगे और वहां पे जाके जज को वो फैक्ट्स बताएंगे तो आपका और जज का वहां पे जो आई कांटेक्ट है वो नहीं हो सकेगा। आप बार बार पेज को देखेंगे और आपकी जो इंटेंशन है, जो समझाना चाहते हैं आप जज को, वो बेसिकली आप वहां पे डिलीवर नहीं कर पाएंगे। जब अच्छे तरीके से डिलीवरेंस नहीं होगी तो इट मीन्स कि आप अपने क्लाइंट के साथ बददियानती कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन के साथ बददियानती कर रहे हैं। अब क्रिमिनल की तरफ आ जाते हैं कि फैक्ट्स क्या है। उसके फैक्ट्स आप देखेंगे कि फर्स्टली आप एक क्रिमिनल केस प्रिपेयर करके कोर्ट में जा रहे हैं
तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो एक्यूज्ड है, जिस पे जुर्म लगा है, कितने उसमें एक्यूज्ड पर्सन्स हैं, किसके हाथ में खंजर था, किसके हाथ में चाकू था, किसने पहला वार किया, दूसरी गोली किसे लगी, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उसका जो रोल है वो हर एक्यूज का स्पेसिफिक रोल आपको पता होना चाहिए कि हर पर्सन के ऊपर रोल क्या है। रिकवरी के विटनेसेस कौन है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई, टाइम ऑफ अकरेंस क्या है, किस टाइम आपका वकुआ हो रहा है और किस टाइम आपकी एफआईआर लॉन्च हो रही है, उसमें डिले कितनी है, ये सारे फैक्ट्स ऑफ द केस हैं। You should be the master of the facts. इसमें फोटोजेनिक जो आपकी मेमोरी है वो बहुत जरूरी है एक वकील के लिए। सेकेंडली मैं आती हूँ नो द लॉ। लॉ क्या है? लॉ सिर्फ वो लॉ नहीं है जो स्टैट्यूज में लॉ रखे हैं, जो बेयर एक्ट्स में लॉ मौजूद हैं। इसमें लॉ है जजमेंट, प्रेसिडेंट, केस लॉज। ये भी वो लॉज हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोर्ट में जा रहे हैं तो एक अच्छा वकील वो होता है कि जब वो वहां पे कोई साइटेशन पेश करता है तो साथ उसको ये पता होना चाहिए कि जो साइटेशन मैं वहां पे अपने हक में पेश कर रहा हूं तो इसके रिबट की भी जो जजमेंट है वो भी उसको पता होनी चाहिए कि अगर वो आपसे वहां पे कोई ऐसा सवाल करता है ताकि आप उसको बयान कर सकें कि जनाबे वाला मेरे जो केस के सर्कमस्टांसिस हैं वो इस जजमेंट से या इस साइटेशन से मैच नहीं करते। अब जो थर्ड है, बड़ा अहम इंटरेस्टिंग पॉइंट है, नो द जज। यहाँ पे नो द जज से मुराद ये नहीं है कि आपने जज का पूरा बायोडेटा पता करना है कि वो कहाँ से आया है, कहाँ रहता है। नो द जज मीन्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस जज साहब का माइंड सेट क्या है, ये जज साहब का मिजाज कैसा है, ये जज साहब लेंथी आर्ग्यूमेंट पसंद करते हैं, ये जज साहब मॉरली जाते हैं, ये जज साहब को अगर कोई साइटेशन पेश की जाए ये उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। उनका माइंडसेट जानना बहुत जरूरी है। वकीला को कहा जाता है कि क्रीम ऑफ सोसाइटी, और वकील जो होता है वो होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वकील से ये तवक्को की जाती है कि उसको हर चीज अजबर है, हर चीज का उसे पता है। तो जब आपको जज के माइंडसेट का पता होगा, जज साहब किस मिजाज के हैं, तो उस हवाले से जाके आप अपना केस वहां पे बेहतर अंदाज में प्लीड कर सकते हैं। यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स, और सबसे अहम एक 4th पॉइंट है जो वकालत के लिए बहुत जरूरी है, वो है नो योर क्लाइंट। 50% जो वकालत है वो क्लाइंट सेटिस्फेक्शन है। जब आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होगा तो समझ लें कि आपने आधी वकालत वहीं ही कर ली है। एक डॉक्टर, एक वकील, जब उनके पास कोई पेशेंट जाता है या आपके पास कोई क्लाइंट आता है, तो जब आप उसकी बात बहुत खूबसूरत अंदाज में सुनते हैं, उसकी बात का उसको तहम्मुल से जवाब देते हैं, तो तकरीबन उसकी आधी तकलीफ तो उसी वक्त ही खत्म हो जाती है। केस जीते या केस हारे ये मैटर नहीं करता, यहां मैटर ये करता है कि आपका क्लाइंट आपसे कितनी हद तक मुतमईन है। समटाइम वकला केसेस जीत के भी क्लाइंट का वो सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं कर पाते, और समटाइम वकला हार कर भी अपने क्लाइंट को जीत लेते हैं कि नहीं, मेरे वकील ने वहां पे बड़ी अच्छी तरीके से मेरे केस को डिफेंड किया है, मेरी जंग लड़ी है, मेरे राइट के लिए बोला है। वकील तो बेसिकली यहाँ पे लोगों के हकूक की ही जंग लड़ रहा है। वकील अपनी जाती तौर पे तो कभी अदालत में नहीं जाता, वो तो हमेशा अपने क्लाइंट को जाके वहाँ पे
डिफेंड करता है, उसकी राइट की बात करता है। तो जब आपका क्लाइंट आपसे सेटिस्फाइड होगा तो समझ लें कि आपने आधी वकालत वहीं ही कर ली है। यहां पे मैं कहूंगी कि यू शुड बी अ गुड साइकेट्रिस्ट। वकील को सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। उसको ये पता हो आर्ग्यूमेंट्स करने के दौरान, चाहे वो कोर्ट में हो, कि इस टाइम जज साहब किस मूड में बैठे हैं। क्योंकि उनके पास डेली काफ़ी तादाद में वकला पेश होते हैं, तो सम टाइम ये देखना है कि मैंने जज को फेड अप नहीं करना अपने आर्ग्यूमेंट्स में। मुकर्रर अच्छा वही होता है जब वो स्पीच करे, चाहे आर्ग्यूमेंट्स करे, चाहे जिस टॉपिक पे बात करे, जहाँ पे आपको ये फील हो कि जो आपको बैठे सुन रहे हैं वो आपसे फेड अप हो रहे हैं या उनकी इंटेंशन डाइवर्ट हो रही है, इट मीन्स कि आपको डिलीवरेंस आती ही नहीं है। जब अच्छे तरीके से आप डिलीवर कर पाएंगे, और इसीलिए मैंने लव साइकेट्रिस्ट यूज किया है कि वकील को एक अच्छा साइकेट्रिस्ट होना भी बहुत जरूरी है। लॉ इज अ प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स। ये बेसिकली लॉर्ड्स का प्रोफेशन है। जैसे कि इलामा इकबाल ने भी कहा है कि ये अल्लाह तवक्कल लोगों का भी पेशा है। वकालत चली कौन? कायनात में सबसे पहले वकील का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? वो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो एक वकील को सबसे पहले अपने प्रोफेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि वकालत सिर्फ 2 लोग ही बहुत अच्छी कर सकते हैं। फर्स्टली, जिसमें पैशन हो, जो वकालत को पैशन समझ के करे, और सेकेंडली जो नीडी हो, जिसको पता हो कि मैंने अपना घर चलाना है, मैंने वकालत को ईमानदारी से करना है, मैंने रिस्क लेके जाना है अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। और पहला पॉइंट कि पैशन, क्योंकि जो चीज़ पैशन से की जाती है, कोई चीज़ हासिल करने की आप में लगन होती है, जुस्तजू होती है, तो फिर आप किसी चीज़ को करने में थकते नहीं हैं। फिर वकालत आप बोझ समझ के नहीं करेंगे। वकालत बोझ नहीं है। वकालत जितने खूबसूरत अंदाज में और इजी तरीके से आप करेंगे, ये आपके लिए उतनी ही बेनिफिशियल साबित होगी। यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऑर्डर 6 है CPC, प्लीडिंग। प्लीडिंग क्या है? प्लीडिंग में सूट, रिटन स्टेटमेंट, तमाम चीज़ों का नटशल आ जाता है। जब एक वकील जाता है कोर्ट में दावा दायर करने के लिए, मोस्टली जो न्यू कमर्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि ये मैं दावा तैयार कर रहा हूँ, उसको आप बार बार पढ़ें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। उसके साथ जो एनेक्स्चर्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ें आप आफ्टर दायरी के बाद अब आ जाते हैं, जब आप कोर्ट में आर्ग्यूमेंट्स करने जाते हैं, हाउ टू डिलीवर, हाउ टू एड्रेस द कोर्ट। तो एड्रेस ऑफ कोर्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले, कहते हैं ना कि एक, जहाँ पे हम सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे सफ़र किया होगा, तो आपको पता होता है कि वहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा होता है जहाँ से पता चलता है कि ये लोधरा है, रहीम मियां खान है, बहावलपुर है, कौन सा सिटी है, तो पता चल जाता है वो साइन पोस्ट से। इसी तरीके से जो आपके इम्पॉर्टेंट, जो आपके पॉइंट्स होते हैं, उनको आप हाईलाइट करें ताकि आपको पता हो कि जब मैंने कोर्ट में जाके किसी भी पॉइंट पे आर्ग्यूमेंट्स करना है तो ये इसके अहम पॉइंट्स हैं, बजाय इसके कि आप वहाँ पे जज के क्वेश्चनिंग का सही तरीके से जवाब ना दें और अपनी पूरी की पूरी फाइल को ऊपर नीचे करें। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा क्वेश्चन है, जज साहब ने मुझे इससे रिलेट जब सवाल करना है तो उसका मैंने ये जवाब देना है, वो आपके पास उसको मार्क किया हुआ हो। जब आपने डिलीवरेंस करनी है, फर्स्टली वकील बी पोलाइट, जो आपकी वॉइस है कोर्ट में वो ऑडिबल हो, ना बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो
और ना बहुत ज़्यादा कम आवाज़ हो, ताकि सुनने वाले को भी आपकी बात समझ आए। यहाँ पे आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि मैंने किस पॉइंट पे वॉइस ऊंची करनी है, किस पॉइंट पे मैंने वॉइस नीची करनी है, ये जज को करना है। सबसे अहम बात, प्रॉपर यूनिफॉर्म। हमारा वकालत एक ऐसा पेशा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो अपने प्रोफेशन में खूबसूरत लगते हैं और यूनिफॉर्म जो है वो वकालत की शान है। तो फर्स्टली तो आपको मुकम्मल तौर पे यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ताकि कोर्ट में जब आप अपेयर हों तो जज को पता हो कि ये वकील है। क्योंकि सीनियर्स को तो जजेस जान जाते हैं, अगर वो सिंपल ड्रेसेस में भी आए तो भी उन्हें पता चलता है। तो जो यंगस्टर है उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो यूनिफॉर्म को अहमियत दें। उसके बाद जब एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई भी वकालत करके आता है तो उसके बहुत से एम्स होते हैं, बहुत सी उसकी ख्वाहिशात होती हैं कि मैं इस प्रोफेशन में जा रहा हूँ। उसको नहीं पता होगा कि वहाँ के पॉज एंड कॉन्स क्या हैं। तो यहाँ पे सीनियर का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि जब आपके पास एक जूनियर आता है तो आप उसको अपने बच्चे की तरह समझें, उसके साथ आप अच्छा बिहेव करें, साथ आप उसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। अगर हर सीनियर इसी तरीके से अपने पास 2 से 3 जूनियर्स भी रखे जिनको वो लर्निंग प्लस अर्निंग, तो मैं समझती हूँ कि हर साल बार में आप बहुत अच्छे वकील जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। दूसरी बात, वकालत सबसे पहले, सियासत बाद में। सबसे पहले आपका जो इंट्रोडक्शन है वो एक वकील का है, इसके बाद पता चलता है कि आप क्या हैं। पहले सालों में ही अगर यंगस्टर सियासत में पड़ जाएंगे तो फिर वकालत कब करेंगे। अपनी वकालत को प्रॉपर टाइम दें। टाइम देने के बाद जब आपको ये फील होगा कि मैं एक अच्छा वकील बन गया हूँ, मेरी प्रॉपर अर्निंग भी है और लर्निंग भी है, उसके बाद आप अपनी सियासत को भी टाइम दें, आप सियासत में भी हों। उसके बाद सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब आप कोर्ट में अपेयर हो रहे हैं यंगस्टर्स, हमने किस साइड पे खड़े होना है कोर्ट में जाके। मुख्तलिफ लोगों जो न्यू हैं उनको ये नहीं पता होता, सीनियर्स उनको भेज देते हैं जाएं जाके डेट्स ले आएं। चूँकि खुद भी मैं इसी ही प्रोसेस में से निकल के आई हूँ, सभी इसी में से सीनियर्स निकल के बैठे हैं, तो उनको पता है कि सुबह जब उनको फाइल पकड़ा दी जाती है कि जाएं जाके पेशी ले आएं, क्योंकि फर्स्टली साल तो वो पेशी ही लेगा। तो जब वो पेशी लेने के लिए जाता है तो उसको ये ही नहीं पता कि मैंने खड़े किस साइड पे होना है, क्योंकि जब आप उनके प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ही नहीं करेंगे तो उसको किस चीज़ का अंदाज़ा होगा। माँ के पेट से तो कोई बच्चा भी हर चीज़ जान के नहीं आता, दुनिया में आने के बाद ही मुख्तलिफ चीज़ें सीखी जाती हैं। अगर अब मैं आ जाती हूँ क्रिमिनल वाली साइड पे, कि आपने क्रिमिनल साइड पे अगर है आप कंप्लेनेंट साइड से, और इसी तरह से सिविल में आप है प्लेंटिफ साइड से, तो आप राइट साइड पे खड़े होंगे। क्रिमिनल में जो लेफ्ट साइड है आपकी, उसमें आपका आ जाएगा एक्यूज साइड और आपकी डिफेंडेंट साइड, वो उस साइड पे आपने आना है। इसी तरह से अपील और एप्लीकेशन में एपीलांट, एप्लीकेंट, और दूसरी तरफ से रेस्पोंडेंट लेफ्ट साइड पे। आखिर में मेरा जो लेक्चर का दूसरा पार्ट था वो था फ्यूचर एम। एक वकील को सबसे पहले बार में इंटर होने से पहले उसको ये पता होना है कि मैंने बेसिकली करना क्या है, मेरे फ्यूचर एम्स क्या हैं। मैंने अच्छा वकील बनना है, मैंने अच्छा जज बनना है, मैंने अच्छा प्रोसिक्यूटर बनना है, मैंने इंस्पेक्टर बनना है, लीगल इंस्पेक्टर। तो फर्स्टली उसको अपने एम्स का पता हो। उसके लिए
आपको अपनी स्टडी के साथ बहुत ज़्यादा डिवोटेड होना लाजमी है। वकालत के बाद, क्योंकि मैंने खुद सिविल जज के एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वकालत भी की है और उसके साथ साथ मैंने एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी की है। तो वो टाइम मैनेज आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि जो हमारी बार है, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ जाते हैं, और मैं समझती हूँ ये हमारी सबसे ज़्यादा ये यहाँ पे ये फुकदान है। अगर आप अपर पंजाब वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ से जजेस हर साल क्यों आते हैं, वहाँ से ही क्यों प्रोसिक्यूटर्स आते हैं, वहाँ से ही क्यों कोई बंदा निकल के आता है, उसकी रीज़न ये है कि उन लोगों को इस चीज़ का डे फर्स्ट से पता होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, इससे आगे भी है। वकालत एक बहुत वास्ट फील्ड है, आप इसमें राह तलाश करें कि हमने किस तरफ जाना है। हमारी बार में ये चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे यंगस्टर्स को इस तरफ से निकल के सिर्फ वकालत डेली वेजेस नहीं है कि आप डेली वेजर बन के सिर्फ दिहाड़ी लगा के शाम को अपने अपने घरों को हम चले जाएं, तो ये वकालत नहीं है। वकील तो एक बहुत बड़े रुतबे का नाम है, आपको लॉ नोइंग होना चाहिए। तो उसके लिए आपने अगर एडीपीपी के एग्ज़ाम्स देने हैं, सिविल जज के एग्ज़ाम देने हैं, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि मेरा सिलेबस क्या है। हाई कोर्ट की वेबसाइट पे सिविल जज का सारा सिलेबस मौजूद है। पीपीएससी की वेबसाइट पे चली जाएं तो वहाँ पे आपको एडीपीपी, एडीए और इस तरह से जितने भी मुख्तलिफ जॉब्स हैं वहाँ सारा आपको सिलेबस मिल जाएगा। इस पॉइंट पे अगर आप लोगों को मुझसे किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी बार में जो यंगस्टर हैं वो उभर के निकले, ताकि आने वाले सालों में ये बात ट्रैवल कर जाए कि ज़िला रहीमिया खान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने की तैयारी भी करते हैं और एग्ज़ाम देते भी हैं, और इन्हीं में से ही लोग सिलेक्ट होके वहाँ जाते हैं। तो मैं लास्ट में मैं इसको समराइज़ करने की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरा लेक्चर इस तरह का था और इस कोर्स का जो बेसिक मकसद था वो भी यही था कि आने वाले यंगस्टर्स को बताया जाए कि एडवोकेसी है क्या, इसके नॉर्म्स क्या हैं, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है कोर्ट की, एक वकील की टुवर्ड्स कोर्ट, टुवर्ड्स क्लाइंट। तो इस पे एक डिटेल लेक्चर सरदार अब्दुल बासित खान साहब देने जा रहे हैं लीगल बार प्रैक्टिशनर एक्ट के ऊपर। तो उनका बहुत ज़्यादा लेक्चर मुतवक्का है, तो वो आपको इस पे राइट एंड ड्यूटीज़ वो आपको बताएंगे। अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम जो वकील हैं ना, हमारा मसला सबसे बड़ा ये है कि जैसे ही क्लाइंट हमारे पास में आता है तो हम उसकी बड़ी वो करते हैं कि ये क्लाइंट आपसे जाए आओ बगैर करते हैं, तो उसका केस हम अच्छे तरीके से करते हैं। पास फुल बेल है, उसमें बेल करवा देते हैं, और फीस जो हम कहते हैं कि कम से कम हो सके वो हमसे लेना, हमें सीनियर सीनियर को पार्टनर चला जाए, हमें जूनियर या जनरल वकील समझे। तो उसके बावजूद भी ये सारा कुछ काम करवाने के बावजूद भी वो फिर भी हमें धोखा दे के फीस लेके भाग जाता है। सही, ठीक है। तो क्या आप है ऐसा क्या ऐसा मतलब क्या आपके पास ऐसी बात नहीं है जैसे आपका ये गाल दोस्त है पूछो किस तरह उससे जो है ना हम जो सर्विस दे रहे हैं उसकी फीस किस तरह वसूल करेंगे, पहले वसूल कर रहे हैं या बाद में फिर उनके ऊपर हम केसेस वगैरह कर देंगे। ठीक है। मेरे भाई, मैं ना आपका जवाब ज़रूर दूंगी। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि जब तक वकील अपनी फीस नहीं लेगा तो वो तो केस में दिलचस्पी ही नहीं लेगा। तो क्लाइंट से फीस निकलवाना भी एक आर्ट है, ये भी वकील को सीखनी चाहिए कि मैंने अपने क्लाइंट से फीस लेनी कैसे है।
ये भी वकालत के उस अहम चीज़ों में से एक अहम चीज़ है। मैंने जैसे पहले भी आपको कहा है कि वकील का ये जो प्रोफेशन है, ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है। अगर आप इसके माजी में चले जाएं तो लॉर्ड्स का प्रोफेशन क्यों कहा जाता है इसे? हमारे पास जो पीपीसी है, सीआरपीसी है, जितने लॉज मौजूद हैं, हमारे अपने तो नहीं बने हुए। हम ये तो सारे ब्रिटिश के लॉज बने हुए हैं। तो ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स था। उस जमाने में वो लोग जब गाउन पहना करते थे तो पीछे गाउन के एक पॉकेट बनी हुआ करती थी। वो पॉकेट का बेसिकली मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि जब मेरा वकील जाके केस करके बाहर आएगा तो वो अपनी मर्जी से जो उसका दिल करता था वो पीछे पॉकेट में डाल देता था। दूसरी बात, मैंने जैसे अपने स्टार्ट में कहा कि इल्लामा इकबाल ने भी कहा है कि वकालत अल्लाह तवक्कल लोगों का पेशा है। रिस्क आप मिन जानिब अल्लाह है। आप अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हों, ऑनेस्ट हों, अपना काम करें, बाकी तो आपने अल्लाह पे छोड़ना है। मैं नहीं समझती कि कोई बंदा अपने प्रोफेशन के साथ इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, ऑनेस्ट हो और फिर उसके साथ कुछ इस तरह का हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इसमें मतलब कि गौर करें कि इसके पीछे की क्या चीज़ें थी। इसके अलावा कोई सवाल करना चाहें? जी जी। और एक अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है। ये फरमाइए कि नौजवान वकीलों को वापस परवाज़ और जुडिशरी एग्जाम्स के लिए तैयारी किस तरीके से शुरू करनी चाहिए और उसके बारे में प्रैक्टिस कितनी हद तक वो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में? जी जी, काशिफ साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब मैंने जैसे पहले कहा है कि जब आप वकालत करके आते हैं तो सबसे पहले तो आपको 2 साल अपने सीनियर्स के साथ लगाने पड़ते हैं और वो 2 साल इसीलिए लगवाए जाते हैं कि ताकि आप अपने सीनियर से सीखें। इससे पहले जो सिलेबस था जो 2015-16 तक रहा है तो उसमें सिर्फ 2 पेपर्स हुआ करते थे जिसके तहत एग्ज़ाम दिया जाता था। बहुत सारे जजेस इसी तरह से ही वहाँ से इलेक्ट होके आए हैं। 2017 में पूरा सिलेबस ही चेंज हो गया। 7 पेपर उन्होंने कर दिए जिसमें से 4 पेपर्स रिलेटेड टू लॉ है और जो 3 पेपर हैं उसमें इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज है। और ये इस तरह का एग्जाम्स है कि लाइक अ CSS। तो दो साल अपने सीनियर के साथ आप लगा रहे हैं। पहले चलती थी क्रैमिंग, रट्टाइज्म, जिसके ऊपर वो 2 पेपर होते थे। अब का जो वकील है वो पढ़ के आएगा। वो जो 4 पेपर है उस 4 पेपर में 4 बुक्स नहीं है, उसमें पूरा लॉ है। आपके बियर एक्ट से लेके आपके मेजर से लेके माइनर एक्ट्स तक। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि हाई कोर्ट रूल एंड वॉल्यूम भी कोई चीज होती है। तो हाई कोर्ट पूरी CRPC हाई कोर्ट रूल एंड वॉल्यूम के चैप्टर 3 से जाके रिलेट करती है। सिविल में हाई कोर्ट रूल एंड वॉल्यूम में बताया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो जजेस के हैं वो इसी तरह से हाई कोर्ट रूल एंड वॉल्यूम में बताए गए हैं। तो जो 2 साल है, अब का जो वकील है जब वो एग्जाम देने जाएगा तो वो सिर्फ क्रैमिंग करके रट्टा नहीं लगाएगा कि जो तैयार किया जाके वहां पे पेपर पे छाप पे आएगा। तो अब के वकील के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें अब के जो एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स आ रहे हैं आप मुख्तलिफ सालों के निकाल के देखें तो वहाँ पे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो ज़्यादातर आपकी प्रैक्टिस से रिलेट होते हैं। वो प्रैक्टिस से रिलेट इस तरह की वर्डिंग यूज़ करते हैं कि जो पढ़ने वाला है अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ एग्ज़ाम्स की तैयारी की है तो मेरे ख्याल में वो पेपर पास नहीं कर सकता। जो पहले अहम साल है उसमें आप अपनी वकालत करें, उसमें आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा काशिफ साहब कि आप अपने कितना टाइम कोर्ट को देने के बाद जाके रिलैक्स होने के बाद आप अपनी स्टडी को कितना टाइम मैक्सिमम दे सकते हैं। ये मैडम ये फरमाइए कि जब हम जुडिशरी की तैयारी करते हैं जैसे प्रोसिक्यूशन अटॉर्नीज व्हाट्सएवर की कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी तैयारी शुरू करने से पहले हमें कौन सी ऐसा एक्ट या कौन सा स्टैट्यूट्स पहले शुरू करना चाहिए जो हमें सब तैयारी में आसान हो? बड़ा अच्छा सवाल है आपका काशिफ साहब। मैं कहती हूँ कि जो आपका कानून शहादत है ना,
वो उसमें आपका सिविल, क्रिमिनल, सिविल, फैमिली सबसे वो डील करता है। जो कानूनी शहादत पे ग्रिप रखता है वो बहुत अच्छा वकील भी बनेगा और बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स भी दे सकता है। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपने 7-8 साल प्रैक्टिस की है, आप क्योंकि ये स्टेज ऐसा है जो हर मुकर्रर आता है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर नौजवानों को गाइड करता है। आप क्योंकि लेक्चर आपका फ्यूचर एज पर है, तो आप अपने फ्यूचर एज के हवाले से अपने आप को किस स्टेज पर देख रहे हैं कि फर्दर आप प्रैक्टिस को रखने का इरादा है या नौजवानों को गाइडेंस क्या करना चाहिए? काशिफ साहब, ये भी आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। मैंने जब वकालत की तो मेरे माइंड में ये कभी भी नहीं था कि मैंने अच्छा वकील बनना है। मेरे माइंड में शुरू से एक ही बात थी कि मैंने बहुत अच्छा जज बनना है। मैंने उसी हवाले से ही अपनी तैयारी की, मैंने एग्ज़ाम्स दिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी मेरे रब की कोई मसलिहत होगी कि जितने भी मार्क्स से मेरी वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुई, तो इसमें भी मेरे अल्लाह का कोई राज होगा। लेकिन पढ़ी हुई चीज़ कभी ज़ाया नहीं जाती। जब आप लॉ को इतने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आप जाके वकालत करते हैं, तो आप बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, क्योंकि आपने वो सारे लॉज पढ़ लिए हैं, वो सारे बियर एक्ट्स पता आपको है, वो एक एक सेक्शन आपको पता है कि जो जाके कोर्ट में इम्प्लीमेंट होना है। तो मेरे ख्याल में मैंने अपने एग्ज़ाम्स के बाद जब से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह का मुझ पे बहुत ख़ास करम है। मेरे प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और मैं यहाँ पे फर्स्ट फीमेल एडवोकेट हूँ जो मर्डर ट्रायल करती है, जो मॉडल कोर्ट में पेश होती है। इन फ्यूचर मुझे जब भी चांस मिलेगा, इंशाल्लाह मैंने एडिशनल सेशन जज के एग्ज़ाम्स भी देने हैं और उसके साथ साथ मैं पॉलिटिक्स से भी मेरा बहुत अच्छा एक ताल्लुक है और पॉलिटिक्स भी मैं करती हूँ। तो ये मैं आपको बिफोर टाइम नहीं बता सकती कि अल्लाह ने मेरे लिए क्या प्लान किया है। जब अल्लाह ताला आपको किसी तरफ लेके जाता है तो वो आपको खुद ही उसी रास्ते पे चला देता है, वो आपकी प्लानिंग नहीं होती। काशिफ साहब, आपको ना मैं लास्ट में समराइज कर रही हूँ, मैं इसको सम अप करने जा रही हूँ। आपने कहा कि अब फ्यूचर में आप क्या देख रही हैं। कल मुझे एक बहुत अच्छी बात पता चली है और मैं चाहती हूँ कि वो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक जज साहब ने मुझे कल बहुत खूबसूरत एक लेसन दिया है। उन्होंने सूरह यूसुफ का जिक्र किया है। सूरह यूसुफ में एक लफ्ज है तदबीर और दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है हजरत मूसा के लिए तदबीर। तो अल्लाह जब किसी चीज का इरादा करता है, जब कुछ करना चाहता है, तो वो कुरान पाक में अल्लाह कहता है कि फिर अल्लाह उसकी तदबीर करता है। और तदबीर के आगे अल्लाह ने यूसुफ को अजीज मिस्र बनाया। तो रब आपको तदबीर करके जिस तरफ लेके जाना चाहता है, तो ये मेरे ख्याल में वकालत करना और ये सियासत करना, इसमें भी मेरे रब की कोई मसलियत होगी। वो जिस तरफ मुझे लेके जाएगा ले जाएगा। आप लोगों के से लास्ट में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी, जो न्यू कमर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिस किया जाता है। उनको कहा जाता है आपका वकालत में स्कोप नहीं है, भाई आप घर जाओ, बीबी आप इधर क्या करने आई हो, आप अच्छी वकील नहीं बन सकती। यहाँ पे तो इतने वकील हैं ऑलरेडी, किसी का काम अच्छा नहीं है। बेसिकली आपको उस तरह के जो पैसिमिस्ट लोग हैं उनके साथ नहीं बैठना। हर इंसान अपनी जगह खुद बनाता है। अल्लाह कहते हैं मैं उसको वही अता करता हूँ जिसकी वो कोशिश करता है। यहाँ बार में मैं कहती हूँ बहुत बहुत स्पेस है अच्छे वकील की। यहाँ पे मर्डर ट्रायल में अब तक मैं जो देखती हूँ, मैं क्योंकि मर्डर ट्रायल में पेश होती हूँ, मॉडल कोर्ट में जाती हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ गिनती के 4 से 5 जो एडवोकेट हैं जिनके पास ही मर्डर ट्रायल है। उसके अलावा किसी के पास बहुत कम, और फीमेल तो कोई है ही नहीं कि जो वहाँ पे पेश होती हो। तो आपको इस जगह पे आके अपने आप को मनवाना है। आप मेहनत करें, अपनी जगह बनाएं। आने वाले वक्त के आप साजिद फिरोज होंगे, शाहिद खां होंगे, जफर तरीन होंगे, मुमताज मुस्तफ़ा होंगे। तो अपनी जगह आपने खुद बनानी है और खुद बनानी पड़ती है। मायूस हो के अगर आप लोग अपनी स्टडी को टाइम नहीं देंगे, वकालत को टाइम नहीं देंगे और इस तरह से पैसे मिस हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल में अब वकालत के ज़िंदगी के किसी मैदान में भी कामयाब नहीं हो सकते। डेडिकेटेड होना पड़ता है हर चीज़ के साथ।
और उसको टाइम देना पड़ता है, हार्ड वर्कर होना पड़ता है, फिर जाके अल्लाह पाक का आप पे खास करम होता है। मैडम नुमाना, आपके सवाल का जवाब मैं ये दूंगी कि अगर मुझसे बाय मिस्टेक जाहिद खां बंगश का नाम स्किप हो गया और आपने कहलवाया है, तो मेरे ख्याल में वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आई एम द स्टूडेंट ऑफ जाहिद खां बंगश। मैंने जो सीखा है जाहिद खां बंगश से ही सीखा है और यहाँ पे खड़ी डिलीवर कर रही हूँ। एंड यू आर आल्सो द स्टूडेंट ऑफ जाहिद खां बंगश। और दूसरी बात आपने ये की है कि मेरे प्लान्स क्या हैं। मैंने यहाँ पे यही कहा है कि जब आप स्टार्ट में आके वकालत स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जनूबी पंजाब में बहुत ज़्यादा कमी है जो लोग यहाँ पे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं करते। तो मैं चाहती हूँ कि बार इस तरीके का एक इंस्टीट्यूट कायम करे, यहाँ पे इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म मुहैया करे जहाँ पे हज़ारों की तादाद में यहाँ से वकला की ट्रेनिंग हो, उनको ये बताया जाए कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स भी किसी बला का नाम है। मैडम नुमाना, आपका लास्ट में अब मेरे सवाल का जवाब भी ज़रा गौर से सुनेंगे तो फिर मैं आपको जवाब दूंगी। मैडम का जवाब तो देगी मैंने। मैडम ने कहा है कि आप बार के लिए ऐसा क्या करना चाहेंगी, तो मैंने अपनी सबसे पहले लेक्चर के स्टार्ट में भी कहा था कि सिविल जज की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से किसी को किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ, चाहे वो नोट्स की सूरत में हो, लेक्चर की सूरत में हो, उनको गाइडेंस की सूरत में हो, तो मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। मुझसे आके सिलेबस का भी पूछें, लॉ का भी पूछें, मुझसे जितना हो सकेगा। अगर यहाँ पे आप लेक्चर्स कोई मुझसे लेना चाहे तो मैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने को तैयार हूँ। मैडम थैंक्स जी। ये थी मैडम नौशीन साहिबा जो आपको फ्यूचर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। अब मैं बिला